Thank you so Thank, much. thank you, ma'am. Thank you. Thanks, Shobna, ma'am, and renowned principal of your college, who gave me an opportunity to present my views regarding business environment. मैडम की वीडियो नहीं आ रही। Dear students, are you listening आपकी वीडियो me? नहीं आ रही। अच्छा आ रही, मेरे पास नहीं आ रही। It's okay, ma'am. हाँ जी मैम। Business environment. स्कूल या कॉलेज लेवल पर जब हम पढ़ाते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, जनरली हम बात करते हैं माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट। माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक तरह से एंडोजीनियस फैक्टर है। वो डिपेंड करता है कि फर्म के इंटरनल क्या डिसीजंस हैं, किस तरह से प्रोडक्टिविटी होगी। स्क्रीनशॉट लेना है। नो डाउट माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, बट हम मेनली इसमें बात करेंगे मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने इंडियन इकोनॉमी के इम्पैक्ट के बारे में मैं बात करना चाहूंगी अपने स्टूडेंट्स के साथ कि इंडियन इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट का। देखो, मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो है वो स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे फ्यूल के प्राइसेस अगर बढ़ जाएं, एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन उठता है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। सिर्फ फ्यूल के प्राइसेस ही नहीं बढ़ते, उसका इफेक्ट की चेन बड़ी लंबा जाती है, उसके साथ इन्फ्लेशन बढ़ती है, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, और चीजों के भी जो भी हम डेली की यूज में हमारी बास्केट में सामान होता है सबके प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सा इफेक्ट होता है कि मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव पॉलिसीज के कारण जो नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट आते हैं इकोनॉमी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात करना चाहूंगी। स्टूडेंट्स ने अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगी कि जैसे एक सोल्जर है, वो सोल्जर जब एक टारगेट तक जाता है, कभी भी आपने किसी पिक्चर में देखा हो, किसी वीडियो में देखा हो, वो एक टारगेट तक जाना चाहता है। उस टारगेट तक जाने के लिए कहीं आर्मी में एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, क्योंकि मैडम मेरी फैमिली जो है वो आर्मी से बिलोंग करती है, तो इसलिए मैं थोड़े से कोट वहां भी करूंगी। वो एक सोल्जर को एक कवरिंग फायर दी जाती है कि आप उस टारगेट तक जाएं और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब इकोनॉमी के हम सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एक बिजनेसमैन है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो एक छोटी फर्म है, चाहे एक फार्मर है, चाहे हम सैलरीड क्लास हैं, वी आर वर्किंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हैं। हम अपनी अर्निंग को अर्न करने के लिए हमें एक ऐसा माहौल चाहिए, हमें एक ऐसा सीन चाहिए कि हम प्रोटेक्टिव रहें एक सोल्जर की तरह। अब वो सोल्जर कब अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा? जब उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फायर मिलेगी। ऐसे ही इकोनॉमी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फायर की जरूरत होती है, जिसको हम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स में तो या कॉमर्स की लैंग्वेज में बिजनेस एनवायरनमेंट बोल देते हैं, कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बड़ी आराम से हो जाएं। और हम सब जानते हैं कि जो आजकल की स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट्स हैं। कैपिटलिज्म का जमाना गया कि हमें मार्केट फोर्सेस में डाल दिया गया, जो भी मार्केट में होगा वी हैव टू फाइट। बट वेलफेयर स्टेट में तो गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमें कवरिंग दे, वो हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे। अभी डिम्पल मैम ने कहा कि जो टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ जो मैंने अटैच किया है, ए रूफ हैविंग होल्स। अब साथ ही शोभना मैम के साथ बात हुई कि डर लगता है इन विषयों पर बात करते हुए कि अगर मैं होल्स कहूं तो कहीं मुझसे कोई क्वेरी ना आ जाए। देखिए मैम, एकेडमिशियन तो कहेगा, वो किस तरह से जुटला दे अपने सामने के तथ्यों को। वो एक कहते हैं ना, वो सिंबॉलिक सी छोटी छोटी कथाएं बचपन में आपने भी पंचतंत्र में पढ़ी हैं, सुनी भी हैं। राजा था विक्रम, उसके सिर पर वो बेताल को लेकर चलता था। वो हर नाइट का उसका टारगेट होता था कि वो बेताल को लेकर चलेगा। ये सिंबॉलिक है स्टोरी।
वो बेताल कोई ऐसे भूत को लेकर नहीं चलता था, वो एक समस्याओं का भूत होता है, जो एक राजा का धर्म होता है, उनको ठीक करें, उनका सही सॉल्यूशन दे। अब हम एकेडमिशियंस हैं, हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हमारा भी एक ड्यूटी बनती है कि उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की हम बात करें। नहीं तो वो सिंबॉलिकली फिर हमारा सिर भी ना वो एक तरह से फट जाएगा। कैसे फट जाएगा? अगर मैं जो ये कंटेम्परेरी इश्यूज हैं इनके बारे में सही प्रेजेंटेशन ना दूं, तथ्य ना फैक्ट करूं और सरकार की पॉलिसीज को एनालाइज ना करूं, नेगेटिवली नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर बार हम सरकार की पॉलिसीज को नेगेटिवली एनालाइज करें, नो, पर अगर कहीं पर कोई कमी है तो हमें ये एक अधिकार है स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स होने के नाते कि हम उन तथ्यों के बारे में बात करें, नहीं तो हमारा सिर तो फाइनली फट ही जाएगा, क्योंकि हम इतना सारा बोझ लेकर नहीं चल पाएंगे कि किस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्मूथली चलती रहें। अब इसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी इक्वली रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ पॉलिटिकल पॉलिसीज भी इक्वली रोल प्ले करती हैं। हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका भी रोल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो बाई प्रोडक्ट है एक अच्छे एनवायरनमेंट का। एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज हमें ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर करती हैं। इसलिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करने जा रहे हैं कि ये एक मॉडल है कि इकोनॉमी का एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए, बट इस मॉडल को हम मॉडल की तरह बात ना करके डेटा के साथ बात करेंगे कि कहाँ पर क्या लूप होल्स रह गई और हमें किस तरह से उनको ठीक करना है। अब बारी आती है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, उस इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम एक छोटी सी बात करते हैं कि जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, नो डाउट, हम एक अच्छे पाथ पर हैं। ग्रोथ रेट कोरोना के बाद भी हमारी पॉजिटिव हुई है। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है। 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जो होना चाहिए 1950 1950s के बाद हम जिस रेस में हैं शायद हम कहीं वहां पर सक्सेसफुल भी हैं, बट जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ है, जो इम्बैलेंस होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फाई नहीं करता। हालांकि वी आर द स्टेक होल्डर्स, हम भी कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि उस इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्यों ऐसी ड्विंडलिंग सिचुएशंस में है। अब कोविड का ही इफेक्ट देख लीजिए आप एनवायरनमेंट के ऊपर, सॉरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, चाहे आप हेल्थ के इश्यूज ले लीजिए, चाहे आप इनइक्वालिटीज ले लिए, वो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी में, लगभग 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ पीपल जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में इस टाइम अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनऑर्गेनाइज का तो डेटा ही नहीं होता। टेंटेटिव सा आइडिया है कि लगभग 10 से 12 लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। अब ऐसा भी नहीं है कि सबकी ही नौकरियां चली गई, सबकी ही इनकम कम हुई है। एक सर्वे कहता है, और बड़ा ऑथेंटिक है, मेरे पास इसका सोर्स भी है मैम, कि अंबानी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज हिम, मेरा पर्पस बिल्कुल भी क्रिटिसाइज करने का नहीं है, इंडस्ट्रीज को मैं सपोर्ट करती हूँ, बट जो ये बैलेंस खराब होता है तो कहीं ना कहीं हम इसकी तो चर्चा करेंगे। अंबानी जो वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट पर्सन है, अब देखिए कोरोना में सबकी इनकम कम हुई है, बट अंबानी की इनकम जो है वो उसकी इनकम में $30.5 बिलियन ऐड हुए हैं। एक सेक्टर की तो इनकम कम हो गई, गरीब को खाने के लिए अनाज नहीं है, मिडिल क्लास के लिए जो मनी है, जो कैश है वो किंग है, बिकॉज उसको अपना फ्यूचर अनसर्टेन कहीं दिखता था।
अब थोड़ा सा सिचुएशंस ठीक हुई हैं, बट फिर भी वो अभी भी परचेजिंग से परहेज करता है। बट अंबानी की इनकम कई गुना बढ़ जाती है। ये आपने साइरस पूनेवाला का बड़ा नाम, सीरम जिसने बनाया है कोवैक्सिन, इसका नाम सुना है मैडम, सभी ने सुना है। आजकल टीवी पे बड़ा छाया रहता है उनका, सोशल मीडिया पे इवन। उनकी भी इनकम ड्यूरिंग कोरोना टाइम मल्टीपल टाइम्स बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं तो फिर लूप होल्स हैं पॉलिसीज में। एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम 2 साल बाद यूके की इनकम को टच कर लेंगे, हम इतनी, हमारी जीडीपी हो जाएगी, नेशनल इनकम हो जाएगी कि हम अमेरिका के आसपास चले जाएंगे। क्या ये डाटा हमें लगता नहीं कि रिडिकुलस सा डाटा है? एक तरफ इतनी ज्यादा बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज हैं, दूसरी तरफ हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी, रिच इकोनॉमीज को कहीं ना कहीं इनकम में टच कर लेंगे। तो इस, देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी आप सबने ही सुना है, न्यूज़पेपर्स में आया कि हमारा रैंक जो है और भी स्लिप कर गया। हाँ, वो एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज अगर हम कोविड का इफेक्ट देखें तो नेचुरल सी बात है, बट कोविड का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं है। ये कोविड से टाइम के पहले का डाटा है सिर्फ हमारे पास, कि जीएचआई में हम 94 प्लेस पर आ गए। किससे पीछे? अपने, जिसको हम दुश्मन कहते हैं ना, पाकिस्तान, जिसकी इकोनॉमी की हम हंसी लगाते हैं, उससे भी पीछे चले गए। और इवन नेपाल, छोटा सा देश है, उससे भी हम कहीं पीछे चले गए। रीजंस क्या है, क्यों? ये समझ में नहीं आती बातें कि ऐसा क्यों होता जा रहा है। इनइक्वालिटीज का देखिए, जो ये हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे पहले बात आएगी, इन बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज हैं। किसके लिए? बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह का हो, किस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। अब इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती हुई है फ्रॉम 2000 में अपर 1% के पास टोटल वेल्थ का 37% था, और 2014 में 58% हो गया, 2020 में 62% हो गया। अब जो बाकी रहते हैं 28%, उनके पास क्या वेल्थ है? उसमें मिडिल क्लास भी आ गया, उसमें पुअर क्लास भी आ गया। और ये हमारा डाटा नहीं है, आईएमएफ का डाटा है। इंडियन इकोनॉमी इतना फेयर डाटा नहीं देता है एनएसएसओ। वही बात है, वो इफेक्ट में होता है सरकार के। आईएमएफ के अकॉर्डिंग टू 2020 में जो टोटल वेल्थ का 62% रिचेस्ट 1% के पास है, और 99% के पास रिमेनिंग 28% है। तो इस डेटा को देखकर हमें नहीं लगता कि हम कहां पर जा रहे हैं, कैसा हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता जा रहा है। एक और देखिए डेटा। अब आप मैडम आपको के फैक्चुअल, मेरी मतलब मेरी कोशिश रहती है कि हम फैक्ट पे बात करें, चैलेंजिंग ना हो जाए हमारी बात, हवा की बात ना रहे। अगर हम तथ्यों के साथ बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ अगर हम बात करते हैं, 2017 में जो वेल्थ जनरेट हुई टोटल, उसमें से 73% रिचेस्ट 1% के पास चला गया। और 2012 से लेकर 2018 तक इंडिया में 73 न्यू मिलियनरीज पैदा हो गए। क्या ये हमें इनइक्वालिटी की तरफ इशारा नहीं करता? ये बढ़ती हुई इनइक्वालिटीज की तरफ। इनइक्वालिटीज तो हमेशा से थी, हमेशा से रही है, बट समय के साथ साथ कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिसीज के कारण ये इनइक्वालिटीज और भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये एक बड़ा चिंता का डेटा है। इंडिया में 23 करोड़ लोग पर डे भूखे सो जाते हैं। कहते हैं ना, कहीं पर जो पॉवर्टी है ना, वो प्रोस्पेरिटी के लिए बड़ा खतरा होती है। कहीं ना कहीं वो पॉवर्टी जो है वो सोशल इविल्स को पैदा करती है। बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि कहीं हम अनएम्प्लॉयमेंट से भी गुजरते हैं, कहीं हमारे यहाँ इनइक्वालिटीज भी हैं, कहीं हमारे यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं, उनको सही हेल्थ की सुविधाएं नहीं मिलती जो डिजर्विंग है। तो कैसे हम अपने आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है,
किस तरह से हम पूरा करेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमी में किस तरह से हम अपनी सेल्फ रिलायंस का जो सपना है वो हम पूरा कर पाएंगे। इकोनॉमी की बात हुई कि चाइना, थोड़ा सा मैं चाइना से कंपेयर करना चाहूंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडिया का है और चाइना का है। चाइना की जो उन्होंने ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी शुरू की 1950s में की, 1950 में चाइना अपनी ग्रोथ की स्ट्रेटेजी शुरू करता है, उसके साथ ही इंडिया भी शुरू करता है। अब कितना फर्क रह गया हमारी इकोनॉमीज में? हालांकि एक बड़ी स्ट्रेंज बात है, चाइना का एरिया हमसे बड़ा है, बट उनकी जो लैंड है वो इंडिया जैसी फर्टाइल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने उद्योग इंडस्ट्रीज की तरफ जाकर अपने आप का डेवलपमेंट ज्यादा किया है। 1950 में दोनों इकोनॉमीज एक ही लेवल पर थी, बट धीरे धीरे चाइना एक 14 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया और इंडिया 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी है। हालांकि हम इसको सफिशिएंट मानते हैं, हमारा टारगेट भी है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, बट ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। और चाइना से जब हम कंपेयर करें तो बिल्कुल भी ये सफिशिएंट नहीं है। अब चाइना की जो पॉलिसी है, ग्लोबल वेंडर, वर्ल्ड की सप्लाई फैक्ट्री है। चाइना तो कहते हैं आओ इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको सुविधाएं देंगे, हम सारी वो ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट देंगे, ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाए। अब जब वो गलवान वैली की घटना हुई, कहीं ये जो अभी जून की ही बात है, गलवान वैली में जो हमारे 15 सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया और बड़ा रोष था हम इंडियंस के अंदर कि यस दिस इज वेरी बैड, हम तो चाइना के साथ रिलेशन खराब करेंगे अपने, हम उनके साथ ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। बट मैडम ये बात एक ध्यान रखने की है कि चाइना को हमारे ट्रेड रिलेशन खत्म करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला। चाइना, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब वो ये सारा सरकार का रोष आया और सरकार ने डिसीजंस लिए, जो हमारी ये मेडिसिन बनाने वाली फार्म्स हैं इनको बड़ी चिंता हुई थी। टोटल मेडिसिन जितनी इंडिया में बनती हैं उसका लगभग 70% रॉ मटेरियल हमें चाइना से मिलता है। और दूसरी बड़ी बात, ठीक है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, पर सबसे बड़ी बात, क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं? नो, हमें उतना चीप सब्स्टिट्यूट नहीं मिल सकता कि हम वही चीज इंपोर्ट करके अपने यहाँ पर उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज कर सकें। तो ये तो भूल जाने की बातें हैं कि चाइना को हम पता नहीं कितना परेशान कर लेंगे अगर हम चाइना के साथ अपना ट्रेड रिलेशंस खत्म कर लें और हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह का बना लें कि हम उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब इंडिया को यहाँ पॉलिसी में थोड़ा सा बिजनेस एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज करने की जरूरत है। मेरे टीचर बताया करते थे, मैडम शोभना जरूर जानते होंगे उनका नाम, डॉक्टर टी.आर. कुंडू, जरूर आपने नाम सुना होगा, ही इज माय टीचर। वो कहा करते थे कि 1970s में डेंग होता था पॉलिटिकल लीडर चाइना का। चाइना में साम्यवाद है, वो कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज हैं। उसने 1970s में सबसे पहले उसके मन में आइडिया आता है कि मैं चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री बनाऊंगा, कि मैं ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा यहाँ पर कि मैक्सिमम फर्म्स आकर यहाँ इन्वेस्ट करें। अब ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन होती है, चाहे वो इंडिया की है चाहे चाइना की। वो चैलेंज किया गया कि आप ये क्या करने चाहते हो, फोटोज कौन देगा, आप व्हाट्सएप से हो जाता है, आप कैपिटलिज्म है ना, को बढ़ावा देना चाहते हो क्या? कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज को आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर, ये जस्ट एग्जांपल है कि इंडिया की पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए। हमें सारी चीजें बाद में साइड में रखकर इकोनॉमिक पॉलिसीज में पॉलिटिकल इश्यूज को नहीं लेकर आना चाहिए। रिफ्लेक्शन आ रही है इधर से। तो डेंग कहता है 1970s में, जब ऑपोजिशन उससे जवाब मांगता है कि आप ये क्या कर रही हो,
कैपिटलिज्म को बढ़ावा दोगे क्या? क्या चाइना में आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज की कंपनीज को लगवाकर आप उनको ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट दोगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ फैक्ट्रीज लगाई जाएं, इसको आप एक ग्लोबल सप्लाई हब बनाना चाहते हो, क्या कर रहे हो? डेंग का एक जवाब था, वो कहता है कि मेरा एक टारगेट है चाइना की ग्रोथ, जो हमारा भी होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ विद इक्वेलिटी। डेंग कहता है मेरा टारगेट है चाइना की इकोनॉमी की ग्रोथ। और वो जो वर्ड यूज करता है मुझे आज तक याद रहते हैं अपने टीचर के बताए हुए वर्ड्स। वो कहता है बिल्ली चाहे काली हो या सफेद हो, मुझे तो ये चाहिए कि वो बिल्ली चूहे कितने खाती है दिन में, बस। वो जो फैक्ट्री वो इंग्लैंड से आती है या यूके से आती है, यूएस से आती है, वो कहीं से आए, यूरोप से आए, अमेरिका से आए, जहां मर्जी से आकर वो इन्वेस्टमेंट करें, जहां मर्जी से आकर एफडीआई करें, मैं तो उनको ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट दूंगा कि चाइना की इकोनॉमी जो है फ्लोरिशिंग इकोनॉमी बन जाए। तो हम जब इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करते हैं हम इमोशंस में आ जाते हैं, फिर हम इंडियंस हो जाते हैं। नो, चाइना ने हमारे साथ ऐसा किया, हम उसके साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रखेंगे। हम इस चीज का कॉस्ट बेनिफिट अगर देखें तो हमें नुकसान होने जाएगा अगर हम इस तरह की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हम चाइना का विरोध करें। दैट वाज एन एग्जाम्पल कि इंडिया की इकोनॉमी को कहां से क्या सीखना है। अब जापान है, जापान चाइना का दुश्मन है, बट वो उसके साथ ट्रेड रिलेशंस खत्म नहीं करता। ट्रंप है, ट्रंप ने किया। पहली बात तो ट्रंप की जो इकोनॉमी थी बड़ी स्ट्रांग थी, अब तो बाइडेन है उसकी जगह, बट ट्रंप ने बड़ा विरोध किया। एक स्ट्रांग इकोनॉमी थी, वो कर सकता है। और थोड़ा सा वो कहीं से वो बिजनेसमैन था, वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो कोई इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं था, वो तो बिजनेसमैन था, वो अपने तरीके से सोचता है। बट इंडियन इकोनॉमी एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ का की ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि हमसे तो ट्रेड, हम बस ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, आत्मनिर्भरता लेकर आए कि चाइना के हम छक्के छुड़ा दें, बस जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होता है वही खरीदें। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपना ही कंट्री का बना हुआ सामान खरीदें, बट क्या हम इंपोर्ट्स को रोक सकते हैं? हम तो चाइनीज लड़ियां लगानी बंद कर दें, बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं तो कभी भी नहीं लगाती बच्चों, लगानी भी नहीं चाहिए, ठीक है, अगर हम सही देशभक्ति दिखाते हैं। बट ये मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो इंडियन इकोनॉमी बड़े बड़े इनके साथ ट्रेड साइन करती है, वो चाइनीज लड़ी तो छोटा सा पार्ट है उस बजट का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चाइना है उसके साथ इंडिया सिर्फ अपने टोटल ट्रेड का 2.1% करता है। कितना बड़ा ट्रेड करते हैं हम उसके साथ, और चाइना को हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, वहां से एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो इस तरह का हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि हम चाइना के ही बात पर चल पड़े। चाइना से हम दुश्मन से भी कहते हैं ना, अच्छी चीज अगर हमें मिले तो हमें वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए हमें उन चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा करवाने का माहौल रखना चाहिए जिनके प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन ज्यादा हो। अब कोई भी कमोडिटी है, एक कमोडिटी 2 रुपए की है, अगर मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता हूं अपनी फर्म में, अगर मुझे ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट मिले या मुझे वो टेक्नोलॉजी मेरे देश में है कि मैं उसमें 2 रुपए के रॉ मटेरियल में 10 रुपए की वैल्यू एडिशन कर पाऊं, तो मेरी इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में ना, देखो इंडियन इकोनॉमी बेसिकली एग्रीरियन इकोनॉमी है, मैक्सिमम इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है रूरल एरियाज में या प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड ज्यादा करती है। बट सरकार कहीं मार्केटिंग की तरफ दौड़ी जा रही है। मार्केटिंग से पहले आपको एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना है। आपका सामान यहाँ तभी खरीदा जाएगा, तभी बिकेगा, या यहाँ आकर एफडीआई तभी ज्यादा होगा जब आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दोगे। आपने ये ड्यूरिंग कोरोना माइग्रेशन ऑफ लेबर हुआ,
ठीक है, क्यों लेबर यहाँ से चली गई? अगर हम उसको, पंजाब इतना एक रिच स्टेट है, वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ही नहीं था क्या? वो अपनी माइग्रेटरी लेबर जो उनके वहां सदियों से काम करती है, क्या वो उनको ऐसी सुरक्षा नहीं दे सकते थे, रोटी की, खाने की, एक सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, या सरकार नहीं दे सकती थी? क्यों उनको माइग्रेट होकर एकदम से उस महामारी में ही दौड़ जाना पड़ा? या फिर सरकार क्रिटिसाइजिंग नहीं है, मैं फिर से कहती हूँ, उनके ऊपर पुलिस का डंडा तो बहुत चलवा दिया। अल्टीमेटली बाद में उनको, ठीक है, 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन्स भी दिया गया अप टू दिवाली, उन्होंने जो भी एक स्कीम लेकर आई थी, बट उस टाइम पे वो सही समय नहीं था। वो समय था कि जो माइग्रेटरी लेबर जहां रहती है, उनको ऐसा एश्योरेंस होता कि आप यहीं रहो, आपको खाना मिलेगा, आपको रहने की भी सुविधा मिलेगी, और सरकार उनके रेंट का भी बंदोबस्त करेगी। फिर से बात आ जाती है कि मैं उसको चाइना से फिर कंपेयर कर दूं। मैं बार बार चाइना से इसलिए कंपेयर करती हूँ क्योंकि दोनों इकोनॉमीज डेवलपिंग इकोनॉमीज की कैटेगरी में आती हैं, है ना। हम अमेरिका से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं बजाय इसके कि हम अपनी ही जैसी इकोनॉमी से कंपेयर करें। चाइना में ऐसे माइग्रेशन नहीं होता जैसे हमारे यहाँ पर होता है। बसों में भर भर के लोग आ जाते हैं, ट्रेन भर भर के आ जाती है। जब सीजन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर का सीजन है, चाहे वो लेबर यहाँ पर फैक्ट्रीज में काम करती है, चाइना में उनके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। शिफ्टों में लोग आते हैं कि कितने लोगों को इकोनॉमी एडजस्ट कर पाएगी, कितने लोग इकोनॉमी में एडजस्ट हो पाएंगे, उतने ही लोगों को अलाउ होता है कि वो पर्टिकुलर एरिया में माइग्रेट करके आए। सेकंड सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है उनकी, जो माइग्रेटरी लेबर के लिए वो रेजिडेंशियल सुविधाएं देते हैं, बनाते हैं, वो हाईवेज पर होती हैं, मेन हाईवेज पर। कितनी बड़ी, तो कितना दूर की सोचते हैं कि मेन हाईवे पर जहां से उनको अपने काम के लिए जाना आसान होगा। और हमारे यहाँ पर धारावी में वो बड़ा ही ट्रेजिक था कि एक कमरे में लोग शिफ्टों में रहते हैं। कैसा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो? लेबर जो एक प्रोडक्शन का एक मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो शिफ्ट में रहते हैं। रात को 4 लोग रहते हैं, दिन में 4 लोग रहते हैं। रात को जो लोग काम करते हैं वो दिन में उस कमरे में आराम करते हैं, दिन में जो लोग काम करते हैं वो रात को उस कमरे में आराम करते हैं। यानी कि एक छोटा सा कमरा 8 लोगों ने रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें कैपेसिटी ओनली 4 लोगों के रहने की है। तो इस तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ क्या हम एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अपना जो ड्रीम है, जो आत्मनिर्भरता का ड्रीम है, क्या हम पूरा कर पाएंगे? ये एक सोचने का विषय है। मैं कहती हूँ मेरे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये नई जनरेशन है, ये सोचें इस बारे में कि क्या इकोनॉमी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इसमें किसी मेजर पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। क्या हम सब मिलकर एक ऐसा युग ला सकते हैं कि हम इसमें पैराडाइम शिफ्ट के बारे में हम अपने सजेशंस दें? कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सरकार के कानों में या कहीं ना कभी तो ये बात पहुंचेगी। मैं ये सोचकर चुप नहीं रह सकती कि नो, मैं नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी तो मेरी आवाज कौन सुनेगा। नो, मैं कह देती हूँ मैम, और मैं इवन अपने स्टूडेंट्स को, अपने कलीग्स को भी कहती हूँ। हालांकि फार्मर मूवमेंट पे मैंने बड़ा कुछ लिखा और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया। मेरे हस्बैंड ने भी इवन एक दिन कहा कि ये ना थोड़ा सा तुम हमारी लाइबिलिटी तो देखो सरकार के साथ बनती है, कंटेम्प्ट नहीं हम कर सकते गवर्नमेंट का, क्योंकि वो हमें एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, बट हम सच्चाई कहने से कैसे रुक जाए मैम, है ना। वो तो एक ब्लड में है कि हम नहीं रोक पाएंगे। सरकार ये 3 बिल्स की तरफ तो चली गई, 3 एक्ट बना दिए बिना सोचे समझे। एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। जब जो सरकार अब इन्होंने मीटिंग्स रखी फार्मर्स के साथ, वो पहले भी तो रखी जा सकती थी। इतना बड़ा डिस्प्यूट हुआ, इतने फार्मर वहां सड़क पर पड़े हैं, वो फार्मर हम सब ही हैं मैम, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो सरकार ये डिसीजंस पहले भी तो ले सकती थी। तो सरकार कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन ले लेती है, फिर उनको उसको एंड अप करना मुश्किल हो जाता है। अब जो इंडिया चाहता है, प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को जब
लाल किले पर झंडा फहराया और कहा कि मैं तो सेल्फ रिलायंट इंडिया चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत। बहुत ही अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि हमारा भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बट हम रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे कितना खर्चा करते हैं? हमारे यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन जो है वो पढ़ी लिखी है? कितने लोग एनरोलमेंट है, कितने स्टूडेंट्स का स्कूल लेवल पर, और स्कूल पे जो एनरोल हो जाते हैं फिर वो हायर एजुकेशन तक नहीं जाते। देखो, सभी चीजों का मूल समाधान एजुकेशन होता है। एजुकेशन हमें एम्प्लॉयमेंट में नहीं दे सकता, बट मान लो हमें वो बेरोजगार रखता है, बट हमें वो सोचने और समझने की शक्ति तो देता है। एजुकेशन का एक ही टारगेट नहीं होता कि मैं तो जी प्रोफेसर हूं, मुझे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना, मैं तो अच्छी इनकम है मेरी और जो होता है होता रहे जी, मुझे तो रोज सुंदर सी साड़ी चाहिए, सुंदर सा सूट चाहिए। नो, इस एजुकेशन ने कहीं ना कहीं तो हमें कहा है कि मैं दूसरे के बारे में भी सोचूं अपनी। और हम तो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, कहीं ना कहीं अंदर से ही नहीं आता कि मैं अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचूं। जब ये कोरोना का अटैक हुआ, मार्च स्टार्टिंग की बात है, एक संस्था चलाते हैं मैडम हम, जन सहयोग के नाम से, गर्ल चाइल्ड के लिए उसमें स्पेशल काम करते हैं। डर ये इटली का जो आता था टीवी पर कि ये सारे इतने सारी डेथ रेट वहां पर बढ़ गई हैं, इटली में ये हुआ, मुझे चिंता अपने की नहीं थी। मैं तो शायद अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मास्क भी खरीद लेती, घर पे भी रह जाती। बट चिंता का विषय जब हुआ, जब हमने देखा, ब्रह्मसोर पे मैं गई, अपनी संस्था का टैग लेकर गया, अदरवाइज जाना अलाउड नहीं था। वहां हजारों साधु पड़े हैं, उनके पास ना कोई मास्क है, ना कोई खाने की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है। तो क्या हमें रात को नींद आ सकती है? तो ये एक सोचने की बात है कि हम जब कहते हैं कि हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाएंगे कि इंडिया को ग्लोबल फैक्ट्री बना दें, बहुत अच्छी बात है, इंडिया को ग्लोबल फैक्ट्री बनाया जा सकता है। हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी भी थी। चाइना तो एक विलियन सा प्रूव हो गया था, आपने देखा है सबने कि वर्ल्ड लेवल पर चाइना के लिए नफरत थी सबको कि वहां से ये कोरोना वैक्सीन आया है। हम उस चीज का फायदा उठा सकते थे, हुआ भी, हमने कोशिश भी की, बट उसको हम एक तरह से टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट था वो फर्म्स को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पाया। हम रिसर्च पर, इनोवेशंस पर खर्च कम करते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कम करते हैं, एजुकेशन पर खर्च कम करते हैं। अब एक छोटा सा डेटा है, जो चाइना में लोकेटेड इंडस्ट्रीज, कंपनीज थी ड्यूरिंग कोरोना टाइम, डिस्ट्रस्ट हुआ, चाइना के ऊपर विश्वास गया दुनिया भर का कि चाइना ने खबर छुपाई है कोरोना से, हमें वो विलन लगने लगा, सारे वर्ल्ड को विलन लगा। कुछ फर्म्स ने वहां से अपना बिजनेस उखाड़ना शुरू कर दिया और टोटल 56 कंपनीज ने, हालांकि अब वही हैं क्योंकि चाइना ने तो इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि जो वहां टिका है ना वो वहां से नहीं निकलना चाहता। बट जो 56 कंपनीज उन्होंने अपने बिजनेस के पॉइंट को रीलोकेट किया, उनके पास अब ऑप्शन कहाँ कहाँ के थे। इंडिया भी खड़ा हो गया सामने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनको इनविटेशन भी दिया कि आप आइए, आपको भरपूर सुविधाएं मिलेगी, ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप यहाँ आकर इन्वेस्ट कीजिए। बट देखो कितना ट्रेजिक हुआ, 26 कंपनीज जो है वियतनाम चली गई, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। 11 ताइवान चलेगी अपना बिजनेस लेकर, और 8 जो है थाईलैंड चलेगी। अब देख लीजिए, थाईलैंड में भी 8 चलेगी। और इंडिया का डाटा देखिए, सिर्फ 3 कंपनीज इंडिया में आई। और इंडिया के पास एक पॉजिटिव चीज थी। क्या पॉजिटिव चीज थी इंडिया के पास? इंडिया की पॉपुलेशन का जो मैक्सिमम बड़ा पार्ट है, दैट इज ऑफ यंगर पॉपुलेशन। 50% लोग जो है यहाँ यंग है, और यंग होने का मतलब है हमारी बड़ी मार्केट है, चाइना की भी है, हमारी भी बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड करती है। जब जो डिमांड जहां पर ज्यादा होगी वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट, नेचुरल सी बात है, बड़ा होगा, अच्छा होगा। किन के लिए? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए वो कंपनीज यहाँ आ सकती थी, बट उनको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं लगा, है ना। हमने तो इसके लिए बड़े सारे एफर्ट किए ताकि हमारी रेटिंग्स भी ना गिरे,
रेटिंग का भी बड़ा ध्यान रखा, हमने तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये जो सारी की सारी जो फिर फार्मर मूवमेंट पे मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का है। अब वही बात है, सरकार एमएसपी या बेस गुड्स जो होती हैं, जो हमारी ईटेबल गुड्स होती हैं, उनका उनके प्राइसेस को क्यों क्यों कम रखना चाहती है? उनके प्राइसेस को सरकार क्यों कम करना चाहती है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े? अब सरकार को यहाँ तो बड़ी चिंता है कि फूड इन्फ्लेशन ना बढ़े। फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई तो जो जनरल प्राइस लेवल है बड़ा हाई हो जाएगा। तो सरकार को फ्यूल प्राइसेस से तो कोई चिंता नहीं। क्या फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा? क्या फिर हमारी इंटरनेशनल मार्केट में रेटिंग्स नहीं गिरेंगी? अगर रेटिंग्स गिरेंगी तो नई फर्म्स कैसे इन्वेस्ट करने आएंगी? तो हम किस तरह का एनवायरनमेंट जनरेट करते जा रहे हैं? कोई तो समझे, जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है मिसेस निर्मला सीतारमन, कुछ तो समझे, वो तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हैं। वो तो समझे कि हम जाना कहाँ चाहते हैं और जा कहाँ रहे हैं। क्या मन की बात कहने से सब कुछ हो जाएगा? नो। हमें खाने के लिए फूड चाहिए, हमें इकोनॉमी में बेसिक सुविधाएं चाहिए। हम यहाँ पर मैक्सिमम, अब वही बात है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ का अगर ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट बढ़वाओ इंडस्ट्रीज में। तो उसके लिए क्या है, आपको फिर तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट मॉडल जो है, मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो फर्म है वो चाइना ना जाए, वो तो फिर यहीं आए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चाइना है, हम उससे एक लेसन लें कि किस तरह का हम बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट को ऐसा एनवायरनमेंट दे सकते हैं जिससे कि हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा फर्म्स आए। अब थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगी ह्यूमन कैपिटल के बारे में। एक तो जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हमारी कोशिश रहे कि वो स्किल्ड हो, बेसिक स्किल हो उसके पास, हेल्दी हो, उसके पास हेल्थ की सुविधाएं हो, सरकार प्रोवाइड करे, या उनके पास खुद इतनी उनके अंदर कैपेसिटी हो, कैपेबल हो कि वो एक अपनी आने वाली जनरेशन को खुद को भी हेल्दी बना सके। वो बहुत जरूरी है, बिकॉज जो मेन पावर है वो अल्टीमेट चीज है। इकोनॉमी उसी के लिए है, इकोनॉमी हम सब के लिए है। सारी इकोनॉमी के संसाधन मेरी अपने देश की पॉपुलेशन के लिए हैं। हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हेल्थ के, अगर हम थोड़ा सा हेल्थ पे भी अगर मैं डालूं नजर, इसमें इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी रही है। इंडिया जो है टोटल जीडीपी का हेल्थ के ऊपर सिर्फ 1.28% खर्च करता है। कितना कम है, वर्ल्ड की एवरेज भी 6% है। तो बहुत ज्यादा इसमें संभावनाएं हैं कि हेल्थ के ऊपर हमारे यहाँ पर खर्चा हो। चाइना 5% करता है, जापान 10% करता है। अगर हम हेल्थ की भी रैंकिंग देखें जीएचआई की तरह, तो इंडिया का जो हेल्थ की रैंकिंग है वो 188 कंट्रीज में 177 नंबर पर आता है। कितने पीछे हैं हम वहां पर भी। मतलब हमारे लिए ह्यूमन की कोई वैल्यू नहीं है, जैसे है ना, वो बीमार है या वो किसी भी तरह से चौराहे पे पड़ा है, उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं है। ये तो जो कोरोना होता है ना, कोरोना आया ना, ये तो भगवान की ही ऐसी दया दृष्टि रही कि हमारी पॉपुलेशन को, पता नहीं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जो भी रीजन था, बट सारी चीजें हम फेट पे तो नहीं छोड़ सकते हमेशा के लिए। अब की बार हम इस महामारी से बच गए, बिल्कुल बचे हैं, नो डाउट। स्ट्रेंज बात है ये, हमारी तो इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। क्या इस चीज को सोचकर हम भविष्य के लिए भी प्लानिंग ना करें? भविष्य के लिए प्लानिंग तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, क्यों शोभना मैम? प्लानिंग को तो नहीं रोक सकते ना हम। बिल्कुल राइट मैम, वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर ना, वी हैव टू प्लान अबाउट द फ्यूचर, है ना, प्लान तो करें। अब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, नो जी, कहीं भी कोई महामारी वर्ल्ड में दोबारा आ जाए, हम इसके साथ फाइट कर लेंगे बड़ी इजिली।
तो ये तो अब फेट पर छोड़कर तो हम नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा जो हेल्थ के ऊपर है वो खर्चा कम से कम 5 टू 6% हो। हालाँकि हमारा टारगेट है 2022 तक, सॉरी 25 तक, कि हम इसको 2.5% कर लें। पर ज़रूरत है कि ये कम से कम 5 टू 6% हो। हेल्थ का भी आप फिर वही आ जाता है। जब हेल्थ की बात हुई ना मैडम, बड़ा ही दुःख की बात हुई थी, हालाँकि लेक्चर में शेयर करने की बात नहीं है। हमारे कॉलेज में, शायद आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, 38 इयर्स ओल्ड प्रोफेसर गुरविंदर सिंह, फिजिक्स, ही डाइड बिकॉज़ ऑफ कोरोना। मैम इट वाज अ सैड न्यूज़, मैंने देखा हाँ, था और पेपर में भी काफ़ी आया एंड नो हेल्प वाज और एक्सटेंडेड मैम बाय द गवर्नमेंट। आप, इतने दुःख की बात है, वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल जी। में एडमिट था। हुँ, अम्बाला में भी बहुत बड़ा एक ये जो पुराना सिविल हॉस्पिटल था, उसको रेनोवेट करके बहुत बड़ा बना दिया गया और जी। उसमें बड़ी सुविधाएं हैं। पर जो हमारे अम्बाला का मंत्री है, उसको कोरोना हुआ, वो तो मेदांता में गया जी। हुँ, आम आदमी क्यों नहीं मेदांता गया? जो एक एसेट था फ्यूचर के लिए। आप मानोगे नहीं मैडम, फिजिक्स का टीचर था और वो इतना, मतलब इतना इंटेलिजेंट पर्सन था, मतलब उनकी कोई कंपैरिजन ही नहीं थी। अगर वो और 20 साल अपनी सर्विसेज देता फिजिक्स में, तो वो हुँ, बहुत कुछ कर सकता था। इतनी सारे एफडीपीज उन्होंने करवाए मैम ड्यूरिंग कोरोना टाइम, कि कैसे टेक्निकल सेशंस लेने हैं हमने, स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, ऑल इंडिया को करवाए एक तरह से। वो इतनी बड़ी एसेट हमारी ड्यू टू कोरोना चली गई। किस चीज पर चलेगी? कि हेल्थ के ऊपर तो सरकार ने जी बड़ी सुविधाएं दे रखी है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की अगर बिल्डिंग देखो मैडम, अगर करनाल के आप उस रोड से गुजरो, तो 5 स्टार होटल जैसी दिखती है। अंदर उसके ऑक्सीजन के पाइप में लीकेज थी। मैंने बड़ा कहा कि इस इशू को उठाते हैं। बस वही है ना, फिर सब नहीं साथ होते। डॉक्टर उनको ट्रीट करने नहीं आता था। तो रीजन क्या है? इन जो ये हेल्थ का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं ना इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर, वो ही नहीं जाते उन हॉस्पिटल्स में। जाता कौन है? आम जन जाते हैं, हम जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 4 पैसे बचेंगे, बच्चों के है काम इसमें? आएंगे। ठीक है, यंग हूं मैं और मैं तो इस कोरोना को जीत जाऊंगा। तो बड़ा दुख की बात होती है कि ऐसे इंसिडेंट्स इंडिया में होते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके फॉरेन की अगर आप वहां पर हेल्थ एनवायरनमेंट की बात देखो, वहां पर मेडिकल इतना फ्री है, तो हर तरह की फैसिलिटी है। और इंडिया में क्या है, अगर मैं बीमार हूं, मैं सरकारी हॉस्पिटल बड़ा कम जाऊंगी। एक इंडियन ऑन एन एवरेज अपनी पॉकेट में से जो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, टोटल एक्सपेंडिचर का 63% अपनी पॉकेट से करता है। बाकी शायद वो सरकार से लेता है या नहीं करता, बट अपनी पॉकेट से वो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर उसका 63% है। तो उसके पास बचता क्या है फिर? उसने बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, उसने घर में न्यूट्रिशियस खाने की भी जरूरत है आने वाली जनरेशन के लिए। अगर हेल्थ के ऊपर हम खर्चा पर्सनल ही करेंगे, तो मैं ये नहीं कहती, ठीक है मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बिल्कुल दो राय नहीं है, सरकार ने हमारा ठेका नहीं उठा रखा है। मैं ये भी नहीं कहना चाहती कि सरकार आए और हर बार हमें सुविधाएं दे दें। वो नेहरू जी कहा करते थे बचपन में, हमें ये लाइन मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, कि यह मत पूछो कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, यह पूछो कि हमने देश के लिए क्या किया है। नो डाउट, मैं इस चीज को आज भी मानती हूँ। बट जब बड़े बड़े स्कैम होते हैं, जब बड़े बड़े मंत्री एमएलए खरीदे और बेचे जाते हैं, तब कोई सोचता है बिजनेस एनवायरनमेंट बिगड़ गया इस देश का, ये इकोनॉमी कहाँ चलेगी? हम नहीं रहेंगे, इकोनॉमी नहीं रहेगी, तो तुम सत्ता किसके ऊपर चलाओगे? ये भी तो सोचिए ना एक बार वो। अब इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इशू को उठा लीजिए, हमें यही लगता है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, उसको सुविधाएं कम है। हम तो इतना पे कर देते हैं कि हम उस पैसे को अगर ट्रांसपेरेंसी से खर्च किया जाए, तो वो औरों को भी सुविधाएं देते। हम कहते वाह जी वाह, ये जो गुड़गांव में जाओ ना, बस जैसे फॉरेन में आ गए, है ना, वाह क्या बात है। यहाँ तो इतना बड़ा आईटी है, बेंगलोर का आईटी सेक्टर ले लो या गुड़गांव का ले लो, बस इंडिया तो यही है, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया।
कभी गांव में जाना इंटीरियर में, उड़ीसा में, जहां कुत्ते की और इंसान की रोटी के लिए आज भी लड़ाई हो जाती है। हम तो फल फूल गए जी, हाँ एक फोड़ा हो गया यहाँ पर कैंसर का। मुझे नहीं पता कैंसर का फोड़ा है, बस मैं तो मोटी हो गई हूँ जी। मेरा यहाँ से मैं अंडरवेट थी, हाँ मोटी हो गई। यही इकोनॉमी के साथ होता जा रहा है। हम मोटे नहीं हुए, अंदर से कैंसर का फोड़ा है, जो इम्बैलेंसेस को दिखाता है कि इकोनॉमी में एक सेक्टर प्रोस्पर हो गया, इम्बैलेंस हो गया, और एक सेक्टर कहीं पुराना पिछड़ा हुआ रह गया। फिर हमें उस सेक्टर को बोझ लगने लगा। अब ये सरकार, नितिन गडकरी कहता है एक दिन कि न्यूज टीवी चैनल पे कहता है कि नो नो नो, किसानों ने इतना प्रोडक्शन कर दिया, हम एमएसपी नहीं दे सकते। एमएसपी देने से तो हमारे टोटल बजट का 17% लग जाता है, हम एमएसपी हमारे देने की बस की बात नहीं है। तो आपने क्यों नहीं सही पॉलिसीज अपनाई, क्यों नहीं ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया? जब 1985 में एग्री किसान तो भोला है, वो टेक्निकल थोड़ी ना है, किसान का बच्चा भी किसान रह गया। कहीं जाकर हमारी जनरेशन तक आकर हमें भी पता चला, थोड़ा पढ़े लिखे हमें भी पता चला कि नहीं, अब भोलापन इतना नहीं, अब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी एक ऑक्यूपेशन बनाने की जरूरत है, सॉरी एक प्रोफेशन बनाने की जरूरत है, ऑक्यूपेशन नहीं। अब तो नितिन गडकरी कह देता है कि मैं किसानों को एमएसपी नहीं दे सकता। पर जब 80 करोड़ लोगों को तुमने फूड सिक्योरिटी दी महीनों तक, वो फूड कहां से आया? कैसे भूल गए तुम इतनी जल्दी? नवंबर तक सरकार ने फूड सिक्योरिटी का बीड़ा उठाया कि कोई भूखा नहीं सोएगा, हम सबको फ्री राशन देंगे। बहुत अच्छी बात है, मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा काम किया। बट उस फूड प्रोड्यूसर को आप एकदम से थोड़ी ना आप लात मार के कहोगे कि जाओ, यू आर थ्रोन अमंग द मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई करेंगी डिसाइड कि आपको क्या कीमतें दी जाएंगी। एक मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे होता है, होगा, सब कुछ होगा। बट 1985 में जब डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, तब बिजनेस एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर का ऐसा होना चाहिए था कि तब डाइवर्जन की जरूरत थी, तब वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आते, तब वो कमर्शियलाइजेशन लेकर आते। बिल्कुल हमारे बासमती राइस, हल्दी, नागपुरी संतरा, जो हम शुगर केन से गुड़ बनाते हैं, इसको डेजर्ट बना दो। इतनी संभावनाएं थी कि हम फार्म सेक्टर से शुरू कर देते सेल्फ रिलायंस को, हम फार्मर को स्टेक होल्डर बना लेते, प्रोसेसिंग यूनिट्स में लड़ाई खत्म हो जाती। बट अब वो सेक्टर हमें बोझ ना लगे। और अभी कैसे बोझ लग सकता है? 57% लोग आज भी उस सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं। इतने ज्यादा लोग उस सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और फिर भी आप कहते हो कि हम किसी तरह से इस सेक्टर को साइडलाइन करें, और अब तो हमें एक ग्लोबल फैक्ट्री बनाना है इंडिया को, बस फर्म्स को इनवाइट करना है, लेबर हम खूब दे देंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से उठाकर। तो इसमें तो एक मेजर चेंजेस की जरूरत है, एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है इकोनॉमिक पॉलिसीज में। ऐसे नहीं, समस्याओं से भागकर काम नहीं चलता। इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिसका टारगेट भी है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाना है, तो हम इस तरह से नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमी को अब 2 सेक्टर्स के साथ भेदभाव कर पाए। तो इकोनॉमी में एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है, जैसे केन्स के टाइम में हुआ था। हम तो कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी बात है, हमारी इकोनॉमी फ्लोरिश करे, बस सरकार को अपने टारगेट लेकर चलने चाहिए। सरकार को हर सेक्टर को एक मिल्की काऊ बनाओ, होली काऊ ना बनाओ। मैं नहीं चाहती वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी होली काऊ बनाए कि नो इसको सब्सिडी दी, नो मैं नहीं कहती। बट तुम उनको एक बेसिक अपलिफ्टमेंट देकर उनसे फिर आप ले सकते हो। हम टैक्स पे करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं सोसाइटी के लिए। सब पे करना चाहेंगे, किसान भी पे करेगा, बट उसको आप खड़ा तो कर दो। 2022 में जो आपने वो इनकम बढ़ाने का जो टारगेट रखा था, उसके आसपास भी नहीं हो भैया, डबल इनकम का। एक कहानी याद आ जाती है बचपन में सुनी हुई, जो है 2022 की इनकम का। मैडम ले सकती हूँ टाइम, या शोभा मैम? जी मैम, कितनी देर और लेना चाहते हो आप?
5 मिनट और लेकर फिर वो आप क्वेश्चन आवर रख लेना बेशक ठीक से, है मैम, हाँ जी हाँ जी, श्योर। है ना। वो एक छोटी सी बात याद आ गई, बस ऐड करने का मन करता नहीं है ठीक अब। है, यू मे कैरी ऑन मैम, प्लीज प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। अब सरकार ना पॉलिसीज कहीं और के लिए जरूरत है, बना कहीं और के लिए रही है ना। सरकार को भी देखो कहीं ना कहीं से इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो गाइड करते हैं। कहीं ना कहीं से तो अब मंत्री जी हैं जो, या मोदी जी हैं, वो अपने आप थोड़ी ना पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से सजेशन आते हैं। कहते हैं, बचपन में कहानी सुनती थी मैं, मेरे फादर बड़ी सारी कहानियां सुनाया करते थे। वो कहते हैं एक बुजुर्ग लेडी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रही है। वहां से असरबाई जाता है, वो कहता है आप क्या कर रहे हो माता जी? वो कहती है मेरी सुई गिर गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। वो भी उसकी हेल्प करने लगता है कि जो बुजुर्ग लेडी है, चलो मैं हेल्प करता हूँ। वो बड़ी देर ढूंढने के बाद कहता है आर यू श्योर यू लॉस्ट द नीडल हियर? वो कहती नहीं, सुई तो मेरी झोंपड़ी में गिरी थी, बट वहां अंधेरा था, मुझे लगा यहाँ रोशनी है, यहाँ ढूंढ लेती हूँ। तो सरकार भी कहीं ना कहीं टारगेट कहीं और का लेकर चलती है, बट नहीं, यहाँ आसान है, ये काम करना आसान है। वेल्थ का इम्बैलेंस हो जाए, इनइक्वालिटीज बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, बट इस सेक्टर में मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट, एमएसएमईज में मैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा। और एग्रेरियन इकोनॉमी का मैं कंसेप्ट भूल जाता हूँ फिलहाल, बिल्कुल नहीं भूलना चाहता। हम तो एक तरह से, हमारी अपने स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट है, एकेडमिशियंस को भी रिक्वेस्ट है, अपने क्लीग्स को भी हम कहते हैं कि सरकार को याद करवाओ कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मार्केटिंग के लिए बहुत टाइम पड़ा है। हम अपना बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरह का बनाएं, पहले तो हम अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करें, उसके बाद हम और चिंताएं करें। अगर हम यहाँ पर ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट देंगे तो मैक्सिमम फर्म्स वर्ल्ड से यहाँ आएंगे। हमें नहीं कहने की जरूरत होगी कि चाइना से उठाकर आप अपनी फर्म यहाँ लगाओ, नो, कोई भी जरूरत नहीं होती। जब कैलिबर होगा, जब एक्सपोजर होगा, तो सभी आएंगे। हमें अपनी पॉपुलेशन को एक एसेट बनाकर बोझ ना बनाएं, अपनी पॉपुलेशन को एक एसेट बनाएं और इस तरह का बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे कि जीडीपी बढ़े, जिसकी हमें जरूरत है। जो ये कोरोना के कारण जंप आया था, नेगेटिव जंप आया नेशनल इनकम का, जीडीपी का, बस ये दोबारा ना आए। और किसी महामारी को हम ये कहकर भविष्य में ना छोड़ दें कि ये तो हम तो इंडियंस इससे लड़ लेंगे, अब भाग्य की बात है। थैंक यू शोभना मैम, सॉरी। हाँ जी, थैंक यू सो बात मच करने के लिए मैम। बहुत कुछ था, बट वो क्वेश्चन आवर भी रख लेते हैं बच्चों के साथ, अच्छा हाँ लगता है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो यू मे आस्क, और कोई भी फैकल्टी मेंबर्स कुछ भी पूछना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी डिम्पल मैम, आपकी हाँ कोई जी क्वेरी? मैम। त्रिमेश कालरा मैम भी मुझे दिखाई दी थी बीच में, उषा चौधरी भी हैं। आपका मैम से कोई सवाल? त्रिमेश मैडम है? त्रिमेश? हाँ जी मैम। हेलो शोभना, नहीं हाँ कोई जी, क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू शोभना। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैम आप बोल सकते हैं। बात करते हैं प्लीज। बोलना चाहती है तो बोल। हेलो, अरे क्या हो गया, वीडियो क्यों चली गई? अच्छा मैम, आपकी वीडियो नहीं आ रही मेरे पास, है ना? तो ठीक है मैम, मुझे लगता है कि कोई क्वेरीज नहीं है। यू हैव गिवन इनफ फूड फॉर थॉट। अभी स्टूडेंट्स और हम सब इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे, है ना? तो इट वाज अ नाइस लेक्चर। अब मैं डॉक्टर डिम्पल को इनवाइट शोभना कर रही मैम, हूँ। शोभना हाँ जी, मैम, हाँ मैम ने जी, बड़ा अच्छा बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसानों के लिए इन्होंने बड़ा रेज किया। हाँ जी, और इनफैक्ट देखिए, क्योंकि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी भी है और इकोनॉमी भी है, तो एग्रीकल्चर और किसानों पर और उनकी समस्याओं पर बोलना बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल मैम, आई एग्री। रादर मैडम से बल्कि रिक्वेस्ट करें कि मैडम अगला कोई इस तरह का गेस्ट लेक्चर अगर हो
तो किसानों पर ही पूरा बोला जाए। आज देखिए हमारा किसान सड़क पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल मैम, और बिल्कुल। सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। हाँ बिल्कुल। लगभग आप MSP देखो तो 25 नवंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है मैम उनका। कितने महीने हो गए? 3 महीने तो हो गए हैं। MSP, हाँ बिल्कुल, MSP तो राइट है उनका और वो देना भी चाहिए। और हर साल बल्कि एक नियम बना दे कि 10% या 20% इंक्रीमेंट होकर ही आपको मिलेगा, तो किसान भी देखिए कितना खुश। और एक बात बताऊं मैडम, कभी हम बहुत घटिया किस्म का गेहूं इंपोर्ट किया करते थे, और आज और किसान इतने। की मेहनत है, आज किसान की मेहनत है कि हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पर हैं एक्सपोर्टर में। तो बिल्कुल। इतना मेहनती हमारा किसान है, और जिसको हमने रोड पे बिठा रखा है, सरकार बिल्कुल आंख बिल्कुल बंद मैडम, करके मैं आपकी बैठी बात हुई से है। बिल्कुल सहमत हूँ। हिम्मत किसी में है नहीं बोलने किसान की। है तो हम हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही मैडम, आपने बहुत अच्छा बोला कि मैम एक्चुअली जो मेरी लिमिट्स थी वो बिजनेस एनवायरनमेंट तक थी, तो मुझे वो तो बीच में से बात आई तो निकल गई। हाँ जी, मैं उस टॉपिक सही को टच सही, नहीं करना चाहती थी। वहां तो बोलना शुरू हो जाए फिर रुका नहीं जाता मैडम। माय फादर वाज ए हाँ जी, फार्मर। सही तो कह रहे हो मैडम, है ना, छोटा बड़ा सा सेंसिटिव मैटर हो गया है। कोई नहीं हाँ मैम, जी मैम। नेक्स्ट टाइम हम आपका फार्म बिल्स पर ही एक्सक्लूसिव लेक्चर रखेंगे, तो आप फिर जी, उसी पर दीजिएगा। और नहीं एक हाँ, ठीक है। मेरी एक क्वेश्चन था मैम कि इंडिया जो है इतना एग्रेरियन कल्चर सोसाइटी है, तो माल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ क्यों है मैम? इतना हम दुनिया के लिए हाँ अनाज बोते ये हैं और ये फिर भी कुपोषण का शिकार है बच्चे भी ये और विमेन भी मैम। डाटा जो है हाँ वो इट इज आई ओपनिंग ना, और मैडम, इसका एम्बैरेसिंग भी है रीजन मैम। है। हाँ जी। इसका रीजन क्या है मैम? फूड का प्रोडक्शन है, एसेसिबल नहीं है, लोगों को मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। हाँ, बीच वास्तव में में वो मीडिएटर, ठीक है मैम। सबसे बड़ी चीज तो मीडिएटर खा जाते हैं। नहीं, उसका एक कारण ये भी है। एसेसिबल ना ना हो किसान, ना किसान को फायदा होता, फूड सिक्योरिटी वरना ना हो। कंज्यूमर को बीच का बीच बिचौलिया का खा रहा है। बिचौलिया खा रहा है। हाँ, ये है हाँ, प्रॉब्लम। ये है प्रॉब्लम। और मैम शोभना, हेलो। एफसीआई के गोडाउन्स में इतना अनाज सड़ता है मैम हर साल, हाँ, और उधर से हाँ, लोग, उधर से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो तो फ्री में इट नहीं इज अ बांट पैराडॉक्स। हाँ, शोभना मैम, वो फ्री में नहीं बांटते ना। और सच्चाई है कि लोगों के पास खाने को वाकई पैसा नहीं है। अनाज ऐसा खरीदने का नहीं पैसा है। नहीं है। सरकार इनक्वालिटी फ्री में नहीं बांट इनइक्वालिटी सकती, उनको मार्केट, फिर है वही ना, मार्केट उड़ीसा फोर्सेस का डर रहता है सरकार को। स्टोरेज सरकार उलझ स्टोरेज गई है फैसिलिटीज नहीं मार्केटिंग है। में। मार्केटिंग स्टोरेज में उलझने फैसिलिटीज के नहीं है। कारण सरकार गलत डिसीजन लेती है। बांट दो गरीबों में। वो कहते बिल्कुल। नहीं और जी, क्या, ये और क्या। स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा सारा मार्केटिंग का। सही कह रहे हो मैडम, अब बिल्कुल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो एक बिल्कुल सही पिक्चर बताता है हमारी कि हम कहाँ चले गए। बिल्कुल मैम। डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली हमारी सही नहीं है। इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है, पर कैपिटा इनकम लोगों की जीरो से उठ रही जीरो से उठ रही है। किसी के पास है, लॉट ऑफ, किसी के पास लॉट ऑफ, some people are helping some out. मैम people are आवाज इको हो रही है, आवाज इको हो रही है मैम। इकोनॉमिक्स वाले मैम तो आवाज आपकी इको हो रही है। पागल हो कर रहा है। 2 persons are speaking. हाँ जी, हाँ जी। चलिए डिम्पल, आपको मैं बुला रही हूँ फॉर्मल थैंक्स के लिए। डॉक्टर डिम्पल। Thank you, ma'am. A very good afternoon to all of you. Good It afternoon. gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our resource person, Dr. Harvinder Kaur, for sharing her knowledge and experience with us. I would also like to thank to our respected principal, sir, Dr. Krishnakant Gupta ji, for providing his support and guidance to organize such a wonderful seminar or a talk. I also extend my thanks to Dr. Shobna Goyal, Head of the Department of Commerce Department, Dr. Praveen Gupta, Head of the Department of Commerce Department, Wing 3, Dr. Usha Chaudhary, Department of Economics, Trimesh Kalra ma'am, Rekha Sen ma'am, Department of Commerce, and all the faculties members of both the departments. I also extend my thanks to all faculty members of different departments as well as
At the last but not the least, I would also extend my thanks to all the students to make this program success. Thank you so much for allowing me. Just a minute, one more person जिनकी हेल्प के बिना हम ये सेमिनार नहीं कर पाते मैम, हमें टेक्निकली असिस्ट किया मेरे कलीग Dr.